आज मजाक पे, हंसी पे, व्यंग पे इतना पहरा लगा दिया गया है। और सोचिए लगाया किसने है। कहते हैं कि पूरे देश का जिसने मजाक बना डाला उसे मजाक पसंद नहीं। मैं अपना ये शो पहले मुंबई में करना चाहता था, लेकिन शो के बाद अगले दिन की मेरी तमिलनाडु की टिकट कंफर्म नहीं हुई। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी गरीब का स्टूडियो तोड़ा जाए, इसलिए फाइनली मैं दिल्ली आया। वैसे तो आजकल फैशन चल रहा है बुलडोजर का, लेकिन मुंबई में स्टूडियो तीर कमान से तोड़ा गया। और तीर कमान में भी आप देखिए, जो तीर कमान के असली मालिक हैं वो बेचारे सज्जन लोग, उनका तीर कमान कोई और ही ले गया। चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार, बिहार में भी जिनका तीर कमान है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, उनका कमान कहीं और है। अब तो बेचारे वो तीर हाथ में लेकर के राष्ट्रगान चल रहा है। अब वो हाथ से तीर चला रहे हैं। मैंने देखा दो बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे करके बहुत जोर से हंस रहे थे। वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है, बुजुर्ग आदमी से पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है, बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में, और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दो। गधे को क्यों? तो फिर वो ताली दे के हंसने लगे, कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सब गधे के बारे में पूछेंगे। हम राजीव जी का शो मुंबई में रखेंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं राजीव निगम जी को और मॉलिटिक्स को। शुभकामनाएं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मॉलिटिक्स इस शो के साथ खड़ा है। ये संदेश जगह जगह जाना चाहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। एयर कॉमेडी की उड़ान संख्या नॉन बायोलॉजिकल 420 में आपका स्वागत है। इस विमान के कप्तान श्रीमान राजीव निगम हैं और हास्य परिचारिका डॉक्टर मृदुला हैं। कॉमेडी उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटियां मत बांधिएगा। संतरे सैनिकों का छापा पड़ा तो भागने में देरी हो सकती है। थैंक यू सो मच आप लोगों की जोरदार तालियों का। आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज कॉमेडी के इस दौर में जहां पर ना सिर्फ कॉमेडियन बल्कि सामने बैठी हुई जो आवाम है, दर्शक हैं, उनको भी नोटिस भेजी जा रही है। तो आप लोग सब अपने अपने रिस्क पे बैठिएगा। इसीलिए हमने इतने सब महान जोरदार मजबूत लोगों को बुलाया है ताकि मैं भी मजबूत रहूं। वकील साहब सर साथ में हैं, स्वागत है सलमान जी का, जावेद जी, हमें राजीव राय जी और बहुत सारे लोग। मैं चूंकि वैसा कार्यक्रम नहीं है कि मैं बहुत लोगों का नाम ले पाऊं, बीच बीच में मैं लेता रहूंगा। तो अब मैं सीधे डायरेक्ट अपनी औकात पे आता हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी बातों को आप लोग बड़े आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें पकड़ में आएंगी, नहीं एक आधी चीजें लेफ्ट राइट निकल भी सकती हैं। मैं अपना ये शो पहले मुंबई में करना चाहता था, लेकिन शो के बाद अगले दिन की मेरी तमिलनाडु की टिकट कंफर्म नहीं हुई। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी गरीब का स्टूडियो तोड़ा जाए, इसलिए फाइनली मैं दिल्ली आया। और कमाल की बात जो मैंने बोला कि आप छोटी छोटी हमारी बातों को आप पकड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आज मजाक पे, हंसी पे, व्यंग पे इतना पहरा लगा दिया गया है। और सोचिए लगाया किसने है। कहते हैं कि पूरे देश का जिसने मजाक बना डाला उसे मजाक पसंद नहीं है। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा मेरा तमिलनाडु का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि मुंबई में एक स्टूडियो तोड़ा गया। वैसे तो आजकल फैशन चल रहा है बुलडोजर का,
लेकिन मुंबई में स्टूडियो तीर कमान से तोड़ा गया। और तीर कमान में भी आप देखिए, जो तीर कमान के असली मालिक हैं वो बेचारे सज्जन लोग हैं, उनका तीर कमान कोई और ही ले गया। आइए सर, स्वागत है आपका, आदरणीय सांसद जी। तो तीर कमान के साथ सर ये चल रहा है कि तीर कमान जिसका है उसका वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, उसका तीर कमान कोई और ले गया, चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार। बिहार में भी जिनका तीर कमान है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, उनका कमान कहीं और है। अब तो बेचारे वो तीर हाथ में लेकर के राष्ट्रगान चल रहा है। अब वो हाथ से तीर चला रहा है। सोचिए यही काम अगर किसी कॉमेडियन से हो जाता राष्ट्रगान के दौरान तो क्या होता। तो ये हाल चल रहा है। तो मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि कलम पे तो पहरा है, कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला बहरा है। क्या लिखूं, किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। लेकिन फिर भी बिना लिखे बिना कहे रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। हम विपक्ष के लोग हैं। एक कलमकार का, व्यंग्यकार का हमेशा से काम रहा है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं विपक्ष में हूं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिके हैं, कमल पे नहीं बिके इसलिए कलम पे टिके हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मतलब आप हमारे देश के राष्ट्र निर्माता, आजादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया, देश की बुनियाद रखी, उन नेहरू जी को कोई कुछ भी कह रहा है। सर आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, गालियां दे रहा है, अंड संड बक रहा है, मीम्स बना रहा है। मतलब आप नेहरू जी को कुछ भी कह सकते हो, एक रिक्शे वाले को कुछ नहीं कह सकते हो, चाय वाले को कुछ नहीं कह सकते हो, सब्जी वाले को कुछ नहीं कह सकते हो, पान वाले को कुछ नहीं कह सकते हो। हालांकि मामला रिक्शे वाले और चाय वाले पे खत्म हो गया था, फिर भी मैंने सेफ्टी साइड 2 चीजें जोड़ दी हैं। और वैसे भी पता नहीं, नया भारत है, कल को सब्जी वाला और पान वाला भी कोई सीएम और डीसीएम बन जाए तो यहां कुछ भी संभव है। जैसा कि अभी बताया ना कि मध्य प्रदेश में वो बेरोजगारों का नाम आकांक्षी युवा रख दिया गया। अब वो नौकरी भी नहीं मांग सकते हैं, नौकरी मांगेंगे पुलिस वाले 4 डंडे मारेंगे, कहेंगे तुम्हें हमने आकांक्षी युवा बनाया था, तुम महत्वाकांक्षी युवा बन गए। तो मैं समाज की, देश की कुछ मुद्दों की बात करने के लिए यहां पर आया हूं। मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों से देश जागरूक हो और कुछ बेहतर हो समाज में। कहते हैं कि उनको देखिए जो जुल्म करते हैं, उनके बारे में सोचिए, आपको सब एक एक चीजें समझ में आएगी। तीर, तलवार, खंजर, गोला, बम, बारूद सब बरामद हुआ उसके पास। तीर, तलवार, गोला, बम, बारूद सब बरामद हुआ इसके पास, बावजूद इसके वो बातों को घुमा देता है, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है, बता देता है। और उलझा के लोगों को शूलों में वो फूलों की बात करता है। तो आज हमारा ये शो नॉन बायोलॉजिकल कॉमेडी शो है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, छोटे छोटे किस्सों से आप बातों को समझेंगे। एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि एक लड़के को एक अंकल जी ने धर के कूट दिया, धर के कूट दिया। जब वो लड़का ठीक ठाक कुटा गया तो पीछे से एक लड़की आई,
बोलती पापा ये वो लड़का नहीं था। देश में बिल्कुल यही चल रहा है। बुलडोजर चल गया, एफआईआर हो गई, यूएपीए लग गया, अंदर हो गया, बाद में पता चलता है इसकी कोई गलती नहीं थी। उसके कुछ एग्जाम्पल भी यहां पर बैठे हुए हैं। संजय राउत जी वो सफर तय करके आए हैं। पहले चलो, बाद में नहीं कुछ ओके, यही हो रहा है। मैंने देखा दो बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे दे करके बहुत जोर से हंस रहे थे। वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं? तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है भाई, ये बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है? बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में डाल दो, और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दो। हमने कहा गधे को क्यों? तो फिर वो ताली देके हंसने लगे, कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सब गधे के बारे में पूछेंगे। ये है। अब यूपी बॉर्डर में मैंने देखा कि बॉर्डर पे एक आदमी साइकिल में एक बोरी रख करके रोज ले जाता था बॉर्डर से। रोज साइकिल में बोरी रख के पता नहीं क्या ले जाता था। एक दिन नजर पड़ गई पुलिस वालों की, उसको लगा कि कोई तस्करी कर रहा है ये। उसको रोका, रुक क्या है? बोलता है साहब कुछ नहीं है, बालू है इसमें। बोले दिखाओ, वाकई इसमें बालू थी। अब वो रोज बालू लेकर के जाता था। बोले बालू लेके जा रहा, जाने दो। कई दिनों बाद पता चला वो साइकिल की तस्करी कर रहा था। ऐसे ही आज देश को हिंदू मुस्लिम सनातन पता नहीं किस कंफ्यूजन में रखा जा रहा है और अंदर काम कुछ और ही हो रहा है। अब देखिए इतने दिनों बाद सुनीता विलियम्स ऊपर से नीचे आई, 9 महीने फंसी थी वहां पर। तो दुनिया में उनके सब्र की बात हो रही है कि 9 महीने कैसे रही। दुनिया में उनके सब्र की बात हो रही, हमारे यहां कब्र की बात हो रही। अमेरिका वाले खोज के ला रहे हैं, ये खोद के ला रहे हैं। हमने कहा अमेरिका वाले जो है ये सब हवा हवाई लोग हैं, हवा हवाई ऊपर स्पेस स्पेस, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अपना खोदते हैं, अपना खोद के ला रहे हैं। उनके पास नासा है, हमारे पास सत्यानाशा है। ये तो सुनीता विलियम्स वहां पे फंसी थी, ये यहां पे फंसे थे। चुनाव ना हो रहे थे, फंसे रहते हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर इनको पता चल जाता तो अगले दिन सुनीता विलियम्स नीचे होती। करना ही क्या था? मेरे 125 करोड़ भाइयों बहनों, क्या आप अपनी बहन के लिए, आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? थाली निकाले, टाले, टन 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 टन, इतनी आवाज तो खुद टप से नीचे आ जाती। जिसके लिए अमेरिका ने 1 साल लगा दिया। ऐसा नहीं कि ये खुदाई उदाई जो हो रही है, ये पहले भी होती थी हिंदुस्तान में खुदाई। तब खुदाई होती थी, खजाना निकाला जाता था, ढूंढा जाता था। आज खुदाई करके पखाना बनाने की बात हो रही है। अब बताइए औरंगजेब, उसके नाम पे क्या क्या चल रहा है सर? कोई औरंगजेब के नाम पे फिल्म बना रहा है, कोई बोल रहा है इसकी कब्र खोद दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है इधर शौचालय बना दो। मतलब औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका है। इतना तो जब वो जिंदा था तब नहीं घिरा था जितना अब घिर गया है। हमने को सोचो अगर आज वो जिंदा होता और चारों तरफ से घिर गया होता ऐसे ही, तो बेचारे को मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ती। कह रहे हैं कि कब्र तोड़ के शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। तो हमने तोड़ो कब्र, वो कौन सा अंदर लेट करके मोबाइल पे ओटीटी पे वेब सीरीज देख रहा है? तोड़ दो कब्र, बना दो शौचालय। और हमने कहा शौचालय बनाने का ही अनुभव भी है आपके पास, आप शौचालय बनाइए, वही तो बना सकते हो आप। ताजमहल तो बना नहीं पाओगे, बनाओ शौचालय। मैं तो कह रहा हूं ताजमहल को भी तोड़ो, ताजमहल को तोड़ के भी शौचालय बनाओ।
पहले विदेश के लोग आते थे, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देशों के, तो हम उन्हें ताजमहल घुमाने लेकर के जाते थे। ट्रंप आए थे, उनको ताजमहल ले गए थे। अब जब ट्रंप अगली बार आए तो लोटा लेके अंदर बैठा देना। जब ट्रंप अंदर से आवाज देगा, यहां पर मोहब्बत की निशानी थी, कहां गई, तो बोलना कोई फ्लश चला के वहां गया। और औरंगजेब कौन था, क्या था, मर गया, खप गया, कहानी खत्म, ये लोग खोद निकाल। औरंगजेब बहुत क्रूर था। पूरे देश में तो जितना क्रूर था ही, उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्रूर। ये औरंगजेब जो प्रदेश की शिक्षा और सुरक्षा, उन्हें उर्दू से तकलीफ है, उर्दू से तकलीफ है, और खुद बेचारे हिंदी पे हथौड़ा चला रहे हैं। उच्चारण और मात्राओं में बुलडोजर चला देते हैं। शिक्षा और सुरक्षा बोलते औरंगजेब बहुत क्रूर था, उसने इतनी क्रूरता की, उसकी क्रूरता की कहानी, उतनी क्रूरता, औरंगजेब क्रूर। बेचारा औरंगजेब कब्र से हंस रहा है, ये बोल रहा है हमें क्रूर। सोचो कितना खतरनाक आदमी था औरंगजेब। औरंगजेब इतना क्रूर था। ये तो अच्छा हुआ कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में है। अगर उत्तर प्रदेश में होती तो कब्र खोद के यूएपीए लग गया होता अब तक। कब्र से कुछ ना कुछ निकाल के गाड़ी में डालते, वो पलटा देते। महाराष्ट्र में और कब्र खोदो, शौचालय बनाओ। यूपी में होता अब तक तोड़ के शौचालय बन गया होता, और तो और 65 करोड़ लोगों को बुलवा के मुतवा भी चुके होते। हमारा देश मतलब महान देश है। इसी महान देश में गौतम बुद्ध से लेकर के गौतम अडानी तक ने जन्म लिया है। बहादुर शाह से लेके भामा शाह से लेकर के तानाशाह तक, सॉरी अमित शाह तक, सब इसी धरती की देन है। धन्य है वो अंगना जहां पे जन्मी। तो भाई साहब, मैं भी यहाँ पर प्रेम, हास्य, व्यवहार सब यही फैलाने आया हूँ और कुछ करने नहीं आया हूँ। आज सलमान सर ने बहुत डरा दिया, कहने लगे अच्छा कुछ FIR वगैरह चीजें, ये सब आजकल तो बड़ा डर लगता है कॉमेडियंस के शो पे जाने पे। ऐसा सर कुछ नहीं है, रिस्क हम लोग ले ही रहे हैं, आप सब लोग भी रिस्क ले रहे हैं, जितने हमारे सांसद लोग बैठे हुए हैं, बाकी के लोग, सोसाइटी समाज, तो रिस्क पे ही दुनिया चल रही है। तो मेरे शो का नाम है नॉन बायोलॉजिकल। कई लोग मुझसे पूछते नॉन बायोलॉजिकल कॉमेडी क्या होती है, तो हमने कहा देश में 10 साल से चल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं। देश वाकई में बदल रहा है। देश नया भारत है, ये नया भारत है और नया लोकतंत्र भी है। नए लोकतंत्र में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप करोड़ों लोग जलने वाले हैं यहां पर। एक जज साहब के यहां करोड़ों रुपए जल गए। लेकिन नए लोकतंत्र में देखिए, जिनके यहां नोट बरामद हुए उनका ट्रांसफर किया गया, और जिनके घर में कभी भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ उनको तिहाड़ जेल में। और आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा कुनबा है। ये होता है, मतलब यहां पर दिन रात भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों कहने वालों को भाई बहन का प्यार पसंद नहीं है। अच्छा, दिल्ली और मुंबई में मैंने फर्क देखा है। यहाँ की मेडिकल व्यवस्था जो दिल्ली की है और मुंबई की, मैं समझता हूँ मुंबई की मेडिकल व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। क्योंकि देखिए सैफ अली खान, उनको चाकू मारी गई थी, पीठ में आधा चाकू घुस गया था, वो काट के तोड़ के ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया, और दूसरे दिन पट्टी उट्टी लगा के तीसरे दिन सैफ अली, वाह। यहां दिल्ली की घटना देखिए, संसद की घटना हुई थी,
एक बुजुर्ग को हवा का झोंका लगा, उनको पता ही नहीं चला कहां क्या हुआ है। अरे राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, बात भीड़ भाड़ लग गई। अब यहां का ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट देखिए, यहां के डॉक्टर्स देखिए, जरा धक्का लगा सीधा आईसीयू। पहले डॉक्टर ने इधर पट्टी बांधी छोटी सी, फिर समझ में नहीं आया, फिर इधर बांधी, फिर इधर बांधी, फिर भी समझ में नहीं आया तो पूरा मुंह बांध दिया, कहीं तो चोट लगी होगी। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, दिल्ली और मुंबई में सैफ अली खान साहब के साथ जो भी हुआ, सीसीटीवी कैमरे में उसको, हमलावर को पकड़ा गया, पहले एक, दूसरा, तीसरा, फाइनली पकड़ के चला गया। भाई साहब, संसद में नामजद एफआईआर हो गई, अभी तक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं आई। ये सारा काम नॉन बायोलॉजिकल। तो लोग पूछते हैं ना कि नॉन बायोलॉजिकल कॉमेडी क्या है, तो मैं बोलता हूं देश में 10 साल से चल रही और तुम्हें पता ही नहीं है यार। नॉन बायोलॉजिकल शख्स वो होता है जहां से आपकी सोच खत्म होती है, वहां से उसकी सोच शुरू होती है। आपसे 4 कदम आगे की बात सोचता है वो। आप लोगों को तो यही लगता होगा ना कि वो लॉजिकल नहीं है, वो 4 कदम आगे बढ़ के बोलता है, भाई साहब मैं बायोलॉजिकल भी नहीं हूं। नॉन बायोलॉजिकल। हमारे देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण से ऊपर का मॉडल लॉन्च हो चुका है, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण भी बायोलॉजिकल थे। ये मैं नॉन बायोलॉजिकल। अच्छा, नॉन बायोलॉजिकल इंसान की मैं पहचान भी बता रहा हूं। नॉन बायोलॉजिकल शख्स को खून पे तो यकीन है, लेकिन खून के रिश्तों पे यकीन नहीं। खून पे तो यकीन है, लेकिन खून के रिश्तों पे यकीन नहीं है। उसका यह मानना है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप कुछ भी गौतम को बोलिए, दर्द नरेंद्र को होगा। यह रिश्ता है। नहीं, मैं गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूं, गौतम बुद्ध की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस गौतम की बात कर रहा हूं जिसने लॉकडाउन में साधना करके पूरी दुनिया जीत ली थी और नंबर 1 हो गया था। अब देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात की यह देखिए आप, साधना किसी ने की, घर किसी ने छोड़ा, पत्नी किसी ने छोड़ी, ज्ञान किसी को प्राप्त हुआ, और गौतम कोई और ही हो गया। यह होता है 2 जिस्म एक जान। नॉन बायोलॉजिकल होता क्या वो मैं बताता रहूंगा, आपको समझ में भी आएगा। अच्छा, आप लोग किसी को कपड़ों से पहचान सकते हैं? वो पहचान लेते हैं, और उन्हें कोई ना पहचान ले इसलिए दिन में 4 बार कपड़े बदल देते हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, पेरिस धुलने जाते थे, सुनते थे हम लोग। भाई साहब, ये भी अपने कपड़े लेके पहुंच गए, बोले धो दो। लॉन्ड्री वालों ने मना कर दिया, बोले तुम्हारे कपड़ों में जो दाग लगे हैं दुनिया की कोई लॉन्ड्री धो नहीं सकती। उस दिन से उन्होंने एक कपड़ा दोबारा नहीं पहना। देखो, अच्छा, पुरानी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी, पुरानी 70s 80s की जो फिल्में आती थी, उन फिल्मों में क्या होता था, ज्यादातर फिल्मों का एक ट्रेंड होता था कि गरीब माँ सिलाई मशीन चला रही है, बच्चा गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है, एक ट्रेन आती है, बच्चा दौड़ रहा है, और ट्रेन के जाते ही बच्चा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है। गरीब माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही है, लड़का चाय बेच रहा है, और एक ट्रेन आती है, सिर्फ एक ट्रेन से बच्चा बड़ा हो जाता है। वो करता है।
ट्रेन से बड़ा हो गया, भाइयों बहनों ये वो मैं वो वहां, और डॉलर का डा, महंगाई का मां, और भाइयों बहनों ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर ले, ये वो। 10 साल खत्म हो गए। यही चल रहा है। तो नॉन बायोलॉजिकल धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी ये काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं मैं, इसका किसी से कोई लेना देना है नहीं, और मेरा तमिलनाडु का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, कश्मीर से 370 हटाई गई और कहा गया कि वहां पर कोई भी प्लॉट खरीद सकता है। 370 कश्मीर से हटाई गई और प्लॉट भाई साहब अयोध्या में काटे जा रहे हैं। ये अवधेश प्रसाद जी बताएंगे। प्लॉट अयोध्या में काटे जा रहे हैं। मुद्दे उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। 3 तलाक क्यों खत्म किया वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको मालूम है जो काम बिना तलाक बोले हो सकता है, उसके लिए अपने मुस्लिम नौजवानों की 3-3 बार एनर्जी क्यों वेस्ट करवानी। बनाने को तो वो टाइम पे लोग ताजमहल भी बनाते थे पत्नी की याद में। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। उन्होंने ताजमहल बनवाया था, इन्होंने शौचालय बनवाया। लेकिन शौचालय के पीछे सोच समझिए, बहुत गहरी सोच है, क्योंकि दुनिया के जितने भी खुराफाती आइडिया आते हैं वो वहीं पर आते हैं। आज देश 10 सालों में जहां कहीं भी पहुंचा ये वहीं की देन है। नहीं आएगा आइडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। उसने लोटा लेके दिन में 4 बार आने जाने के लिए नहीं बनाया। और ताजमहल तो वो बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ताजमहल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहां से लाओगे। सबसे पहला मटेरियल मोहब्बत, दूसरी चीज पत्नी, तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। बोले यार इतना मटेरियल नहीं, तुम लोग शौचालय में खुश रहो यार। क्या याद है मुझे। मुद्दों की बात करते हैं। देश में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इतिहास गलत पढ़ाया गया। ये भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, या कुछ एक लोगों ने 12वीं के बाद इंटर किया है, वो कहते हैं इतिहास गलत पढ़ाया गया। तो कभी कभी मुझे भी लगता है वाकई में इतिहास गलत पढ़ाया गया है। बताइए, हमें पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था, अब जाके मालूम पड़ा 2014 में आजाद हुआ। तो इतिहास तो गलत पढ़ाया गया ना, चाहे हमें गलत पढ़ाया गया हो या उनको गलत पढ़ाया गया हो। बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई। अब जैसे हमको पढ़ाया गया अकबर महान था, अब पता चल रहा वो विधूड़ी से भी ज्यादा चिरकुट था। अब आप सोचोगे इसमें क्या गलत पढ़ाया गया। भैया ये विधूड़ी कौन है, ये हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया, गलत पढ़ाया गया। अब बताइए गलत इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आए कि गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बाद में पता चला लौह पुरुष सरदार पटेल है। लोहा किसी और ने लिया, लौह पुरुष कोई और है। तो हमने कहा हो सकता है कि पटेल साहब भी गुजराती थे, गांधी जी भी गुजराती थे। जब 2 गुजराती मिलते हैं तो बेचना खरीदना तो उनको भी आता होगा। नॉन बायोलॉजिकल दुनिया, आपको सर कहीं जाना होता 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो बगैर छुट्टी की दुनिया घूमा है। और घूमते घूमते वो एक ऐसे देश में पहुंच गए जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर ने उनका स्वागत किया, वेलकम। भाइयों बहनों, बोले हम इधर अकेले खा रहा है, नहीं आदत है। बोले हमने सुना है कि पहले तुम चाय बेचा करता था, क्या ये सच है? मित्रों, अकेले खा रहा है, नहीं आदत है।
बोले नहीं, क्या ये सच है कि पहले से? बिल्कुल भाइयों बहनों, ये 16 आने सच है कि पहले मैं चाय बेचा करता था। बोले हम ऐसे नहीं मानेगा, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाएगा, हम पिएगा तो मानेगा। भाई साहब गए अंदर से चाय वाय बना के लेके आए, उनको दिया। जैसे उन्होंने एक सिप मारी, पूरी चाय मुंह के बाहर। इतनी घटिया चाय, इतना गरम मसाला, इतनी मिर्ची, इतनी हल्दी, इतनी धनिया चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो इतना चिल्लाता क्यों है? नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरह से आता है, बनाना नहीं आता है। वो बोलते हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। अब वाकई में मुझे लगता है कई बार हम तो कह सिर्फ इतिहास नहीं गलत पढ़ाया गया, बहुत कुछ गलत पढ़ाया गया। केमिस्ट्री भी गलत पढ़ाई गई। बताइए, नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ाया गया, हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ाया गया, क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ाया गया, नाले की गैस के बारे में पढ़ाया ही नहीं। केमिस्ट्री भी गलत पढ़ाई। हमें तो भूगोल भी गलत पढ़ाया गया कुछ लोगों के इस देश में। कुछ लोगों को भूगोल इतना गलत पढ़ाया गया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मणिपुर भी अपने देश में है। गलत पढ़ाया गया। और जब उनको मालूम हुआ है इतना सब कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हर साल एक एक IIT, एक एक IIM, हर हफ्ते एक एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। बोलते थे हर हफ्ते एक एक यूनिवर्सिटी, बाद में पता चला वो व्हाट्सएप ग्रुप थे। अच्छा, बच्चे हमारे यूक्रेन में फंसे पढ़ने जा रहे हैं, कोई अमेरिका पढ़ने जा रहा है, कोई बांग्लादेश में फंसा हुआ है, सारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यहां हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है। तो ये गैया बांधने के लिए बना रहे हो? लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अरे कायदे का कुछ बनाया होता तो आज हमारी इकोनॉमी, हमारी सिस्टम कहां से कहां होता, आज रुपया ऐसे गिर ना रहा होता। अच्छा, रुपया क्यों गिर रहा है, किसी को पता है? गिर रहा है रुपया, मैं बताता हूं आपको। एक बार रुपए ने किसी से शर्त लगा ली कि आओ देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा गिर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को खूब गिराने की कोशिश की, फाइनली रुपया दूसरे नंबर पे रहा। अच्छा, वैसे भी हमारे यहां जब से ये लोग सब आए हैं, तब से प्यार मोहब्बत की बयार बह रही है, धर्म की बहुत इज्जत हो रही है, हर लोग एक दूसरे धर्म की इज्जत कर रहे हैं। हिंदू लोग तो खास तौर से, मतलब इतनी इज्जत कर रहे हैं, लोगों के मन में दूसरे धर्म को लेकर के इतनी इज्जत बढ़ गई है कि अब हिंदू भाई हमारे किसी मस्जिद के बाहर से निकलते हैं तो वहां पर भी झुक के प्रणाम कर लेते हैं। उनको लगता है क्या पता यहीं पे भगवान। भाई साहब, दुनिया कहां से कहां ऊपर जा रही है, हम नीचे जा रहे हैं। खोदो, दुनिया खोज कर रही है, हम खोद के निकाल रहे हैं। जब सचिन सेंचुरी मारते थे ऊपर की तरफ देखते थे, कोई प्रॉब्लम में होता है ऊपर वाले, कोई ऊपर वाले को याद करता है, दुआ करता है ऊपर, मतलब ऊपर वाला कहीं ऊपर है, ये नीचे खोद रहे। मतलब जिस लेवल की खुदाई चल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के हडप्पा प्रदेश हो जाएगा। हाँ? हम लोग हडप्पा की खुदाई के बारे में पढ़ते थे, हमारे बच्चे कटप्पा की खुदाई के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे नाम चेंज, मतलब आए दिन नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज। मुझे नाम चेंज करने सर कोई तकलीफ नहीं है। इलाहाबाद का नाम चेंज किया है ना, वो सर अयोध्या का, फैजाबाद का नाम चेंज किया, इतने नाम चेंज किए, मुझे नाम चेंज करने से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो उस आदमी को ही होगी जिसने नाम चेंज करने के 15 दिन पहले इलाहाबाद से फैजाबाद का टिकट बुक कराया। उसको समझ में नहीं आ रहा आया कहां से, जाना कहां है, बिना टिकट। अब तो मैं सच में यूपी जाने से डर लगता है सर। पता था मैं यूपी जाऊं, लखनऊ में सोऊं रात में और सुबह उठूं, लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है।
अच्छा, नाम ही नहीं बदल रहे हैं, नाम ही नहीं बदल रहे, बहुत कुछ बदल रहा है। राम भी बदल रहे हैं। इनके राम देखिए कैसे समय समय पे बदलते हैं। लोकसभा चुनाव आया तो राम आएंगे, हरियाणा चुनाव आया तो राम रहीम आएंगे, उसके बाद आसाराम आएंगे, अब बिहार का चुनाव है तो पलटू राम आएंगे, जीतन राम आएंगे। कैसे कैसे इनके राम बदलते हैं। अब चुनाव के पहले मंदिर का उद्घाटन हो गया, आए दिन वहीं पे लंबा लेटे रहते थे भगवान, और सबको पूछते फलाने नहीं आए, ढिमाके नहीं आए, तुम मंदिर क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, और चुनाव के बाद से खुद ही नहीं गए। अब वो तो नहीं गए लेकिन मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया अयोध्या में दर्शन करने के लिए। तो मैं जैसे ही स्टेशन से नीचे उतरा, हमको स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म पे प्रभु राम मिल गए। अरे हमने कहा प्रभु धन्य, आपने यहीं पे दर्शन दे दिए, लेकिन आपको तो इतना मंदिर बन गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बेटा वहां पानी चू रहा है। हमने यहां कर क्या रहे हैं? बोले बेटा ढूंढ रहा हूं। हमने किसको ढूंढ रहे हैं? बोले उसी को जो हमें लेके आए थे। हमने प्रभु आपको कौन लेकर के आ सकता है? बोले बच्चा ये बात तुम्हें मालूम है, उन नालायकों को नहीं मालूम है। हमारा फोटो बनाए थे, उंगली पकड़ के ऐसे लेके आ रहे हैं, गाना बनवाए थे जो राम को लाए थे, ढूंढ रहा हूं बेटा। अरे प्रभु आप तो अब ढूंढ रहे हो, गंगा मैया 10 साल से ढूंढ रही। और इस बार चुनाव के बाद वहां गए भी नहीं, जगन्नाथ चले गए, जय जगन्नाथ। तो हमने कहा अगली बार देखना है जय जगन्नाथ ढूंढेंगे। तब कहीं शिरडी में बैठे होंगे, शिरडी वाले, मौका देख करके अपना निकल लेते हैं। भगवान राम कहने मैं ढूंढ रहा हूं। हाँ बताइए, अंडर कंस्ट्रक्शन में हमको शिफ्ट करके चला गया, बना भी नहीं मामला, शिफ्ट कर दिया चुनाव के चक्कर में। ये कोई तरीका है? तो हमने कहा प्रभु आपको भी तो सोचना चाहिए। है? आपने बताइए उनको 240 दे दिया। प्रभु बोले ना बच्चा, मैं खुद टेंशन में हूं, हमने तो 140 ही दी थी। बच्चा हम खुद परेशान है, 100 का जुगाड़ इसने किया कहां से? तो बायोलॉजिकल आदमी जो होता है वो किसी इंसान को ही धोखा दे सकता है। यहां राम चीजें सब भगवान, आज दिन भगवान ढूंढे जा रहे हैं। पहले बच्चे मिसिंग होते थे, भगवान सब जगह का मामला अलग अलग हो गया। यूपी में देखिए बच्चे गायब हो जाते हैं, खो जाते हैं, चुरा लेते हैं बच्चे। महाराष्ट्र में बाप चोरी हो गया। अब जहां के जैसे लुटेरे डकैत कहते हैं कि सिर्फ हे ईश्वर इतनी मेहरबानी कर देना, इतना मेहरबान हो जाना कि जब भी वतन को जरूरत हो मेरे कतरे कतरे लहू को कुर्बान कर देना। मिटा देना हस्ती मेरी, खत्म मेरी पहचान कर देना, बस इतनी सी इल्तिजा है, मुझे चुटकी भर हिंदुस्तान कर देना, चुटकी भर हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।